अशोक चव्हाण के रूप में कांग्रेस को लग गया भारी भरकम झटका। मोदी राज से प्रभावित हो एक एक कर कांग्रेस दिग्गजों ने साथ छोड़ा। 10 साल में कांग्रेस के 9 पूर्व मुख्यमंत्रियों का पार्टी से मन भरा। ऐसे हालात में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया कौन पार लगाएगा? भारत की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प है। यहाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और 2014 के बाद 2019 और अभी 2024 में जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के आगे देश की सबसे पुरानी पार्टी का दम टूटने वाला है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन 1 से 2 महीने में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। उससे पहले अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। तैयारी के साथ साथ अलग अलग पार्टियों को अपने लोगों को बचाने पर भी खास ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह की भगदड़ मचनी शुरू हो चुकी है, उसके बाद से तो लगता है जैसे बीजेपी की चकाचौंध ही सबको पसंद आ रही है। वहीं कांग्रेस को तो जैसे सब छोड़कर ही चले जाने का मन बनाए हुए है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से अपना पुराना नाता तोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसी के साथ वो कांग्रेस के ऐसे 9वें मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में बीजेपी ज्वाइन की है। अशोक चव्हाण के इस फैसले को कांग्रेस के लिए एक बड़ी चोट के रूप में देखा जा रहा है। 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुके अशोक चव्हाण को राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र का बड़ा नेता माना जाता है। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अशोक चव्हाण के राज्यसभा में जाने की भी अटकलों ने तूल पकड़ा हुआ है। और अगर वो राज्यसभा नहीं भेजे जाते हैं तो अशोक चव्हाण को नांदेड़ की सीट से फिर से मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अशोक चव्हाण को लेकर अंतिम फैसला तो बीजेपी आलाकमान ही लेगा। वहीं अशोक चव्हाण के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। साथ ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन के अलग अलग दलों पर भी निशाना साधा है। कह दिया है कि ये दल अपना घर तक नहीं संभाल पा रहे हैं। सोचिए, लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। कांग्रेस को उम्मीद रही होगी कि राज्य में पार्टी को अच्छी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन पहले मिलिंद देवड़ा, फिर बाबा सिद्दीकी और अब अशोक चव्हाण धीरे धीरे कर सब हाथ से निकलकर कमल की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए प्लान की नींव हिल गई है। कांग्रेस के दिग्गजों ने कांग्रेस को अलविदा कहकर कांग्रेस को एक बड़ी चोट दे दी है। हालांकि समय समय पर अलग अलग राज्यों से कांग्रेस को ऐसी चोटें मिलती ही रही हैं। कांग्रेस को उसके ही लोगों ने दे दिया झटका। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू से टकराव के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ी और अपनी अलग पार्टी बनाकर बीजेपी से हाथ मिला लिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने भी जिंदगी के 5 दशक देने के बाद कांग्रेस को अलविदा कह दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी भी कांग्रेस का साथ नहीं निभा पाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे एमएम कृष्णा ने भी कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे नारायण राणे भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। नारायण राणे वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं। राणे बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार में मंत्री थे। वो शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में आए थे। सीएम रहने के बाद कांग्रेस में आए थे और विलासराव देशमुख सरकार में मंत्री बने थे। महाराष्ट्र में नारायण राणे के बाद अशोक चव्हाण पार्टी छोड़ने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग ने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन फिर वो पार्टी में लौट आए हैं। तो कुछ इस तरह से सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि पिछले 10 साल में कांग्रेस को देश के अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े झटके झेलने पड़े हैं। वहीं अब जब अशोक चव्हाण भी पाला बदल गए हैं तो कांग्रेस को आने वाले दिनों में मराठवाड़ा क्षेत्र में संगठन की चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है। ऐसे में कांग्रेस की हालत खराब ही लग रही है। वैसे आप अशोक चव्हाण के कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में आने के फैसले को कैसे देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर मैंने प्रवेश लिया है और मैं आभार मानना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, फिर देश के गृह सम्माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, देवेंद्र फडणवीस जी का, बावनकुळे जी का, आशीष शेलार जी का, सभी नेता जो मेरे साथ में बैठे हुए, मेरे नांदेड़ से आए हुए हमारे सहयोगी अमर राजूरकर
जो MLC रह चुके हैं वो भी आए हुए हैं, उनका भी प्रवेश आज हुआ है। मैं आभार मानूंगा भारतीय जनता पक्ष के नेतृत्व की, उन्होंने मुझे आज ये मौका भारतीय जनता पार्टी में आने न्योता दिया और काम करने की यहाँ पर मुझे यहाँ पर संधि दी है, एक मौका दिया है, उसलिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, डेवलपमेंटल एटीट्यूड लेके आने वाले समय में काम करने की भूमिका मेरी है, पहले भी रह चुकी है और आज भी मैं जो आया हूँ इस नए क्षेत्र में नई शुरुआत जब कर रहा हूँ तो मैं इसी डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री जी को जो सबका साथ सबका विकास ये भूमिका लेकर प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अपनी छवि बनाकर एक अच्छा काम करके दिखाया है, निश्चित तौर पर इम्प्रेस हूँ, निश्चित रूप से इम्प्रेस हूँ मैं, उसमें कोई अलग भूमिका नहीं है। तो अच्छा होता है तो अच्छा ही बोलना चाहिए, जो खराब है तो कभी शिकायत भी हमने की है, मैं ना नहीं बोलूंगा। आज जब हम देख रहे हैं कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों के साथ साथ डेवलपमेंट भी जिस रफ्तार से इस देश में हो रहा है तो हम सबके लिए बहुत ही प्रशंसनीय है और आने वाले समय में हम सब साथी मिलकर देश में एक पक्की मजबूर भाजपा की सरकार लाने का हमारा प्रयास निश्चित तौर पर रहेगा।